सबका गैमेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। अब तक हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। अब हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा एवं बोलियों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है, का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय कब से कब तक है। तो उत्तर है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। तो उत्तर है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत शामिल हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से वैदिक संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर उत्तर है कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग ये सभी वैदिक साहित्य के ग्रंथ हैं। इसमें उत्तर का सही है। चौथा प्रश्न है निम्न में से वैदिक संस्कृत की समय अवधि क्या है। तो उत्तर है कि वैदिक संस्कृत का जो समय अवधि है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक था। प्रश्न संख्या 4 में उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 5 है कि लौकिक संस्कृत की समयावधि क्या है। तो लौकिक संस्कृत की जो समयावधि है वह 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 6 है कि लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रंथ कौन हैं। तो लौकिक संस्कृत साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वे हैं रामायण, अष्टाध्यायी, अभिज्ञान, शाकुंतलम। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर ख सही है। प्रश्न संख्या 7 है कि महामृत्युंजय मंत्र तथा गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है। तो उत्तर है कि महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, गंधर्व वेद किस वेद से संबंधित है। तो यहाँ पर उत्तर है कि सामवेद। गंधर्व वेद किससे संबंधित है, सामवेद से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो पहला का सही है। प्रश्न संख्या 9 है ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण किस से संबंधित हैं। तो उत्तर है ऋग्वेद, यानी ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। यहाँ पर उत्तर ख सही है। प्रश्न संख्या 10 है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। यहाँ पर उत्तर ख सही है। प्रश्न संख्या 11 है कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है। तो यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में है। यहाँ पर उत्तर ग सही है। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से वेदांग कौन है। तो वेदांग, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष ये तीनों हैं। यानी प्रश्न संख्या 12 का उपयुक्त सभी सही है। प्रश्न संख्या 13 है कि वैदिक संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी थी। यानी वैदिक संस्कृत के वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ थी। तो वैदिक संस्कृत के वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ थी। प्रश्न संख्या 14 है कि लौकिक संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी थी। तो लौकिक संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या 48 थी। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 15 है कि पाली भाषा का प्रयोग कब से कब तक किया जाता था। तो पाली भाषा का प्रयोग 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक किया जाता था। प्रश्न संख्या 15 में उत्तर ग सही है। प्रश्न संख्या 16 है कि पाली मुख्यतया किसकी भाषा थी। तो पाली जो है वो मुख्यतया बौद्धों की भाषा थी। प्रश्न संख्या 16 में उत्तर ख सही है। प्रश्न संख्या 17 है कि मध्यकालीन आर्य भाषाएं कब से कब तक प्रयुक्त होती रही। तो मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक प्रयुक्त होती रही। इसमें उत्तर का सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, प्राकृत भाषा की प्रयोग अवधि क्या है। तो प्राकृत भाषा जो है वो 1 ईस्वी से लेकर के
500 ईस्वी तक प्रयुक्त होती रही। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 19 में प्राकृत भाषा में बोलियां कौन कौन सी हैं, यानी प्राकृत भाषा में कौन कौन से प्राकृत भाषा के क्षेत्रीय रूप विकसित हुए थे। तो प्राकृत भाषा के जो क्षेत्रीय रूप विकसित हुए थे उसमें सौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, पैचासी, मागधी, यानी प्रश्न संख्या 19 में उपर्युक्त सभी उत्तर सही हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि जैन साहित्य मुख्यतया किस भाषा में लिखा गया है। तो जैन साहित्य मुख्यतया प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर ग सही है। प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हाल ने प्राकृत व्याकरण नहीं लिखा है, यही जोड़ा सही नहीं है। प्रश्न संख्या 21 का घ गलत है। प्रश्न संख्या 22 है कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कब से कब तक किया जाता था। तो उत्तर है कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक किया जाता था। इसमें जो है उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसमें जो है ये तीनों सही हैं। घ जो उत्तर है धनपाल संदेश राशक, यह जोड़ा गलत है। अगला प्रश्न है 24वां, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें से जो सही है वह राम सिंह का पाहुड़ दोहा है। 24 का ग सही है। प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 25 में निम्न में से गलत जोड़ा छांटिए, यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण तात्पर्य सही है, विद्यापति की कीर्तलता सही है, रोडा का राउर वेल यह जो है सही है। यानी प्रश्न संख्या 25 में उत्तर घ है। अब हम प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं कि विद्यापति ने अपनी कीर्तलता की भाषा को क्या कहा। यानी विद्यापति की जो पुस्तक कीर्तलता थी उन्होंने उसकी भाषा को क्या कहा है। तो उन्होंने उसकी भाषा को अवहट्ट कहा था। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर ख सही है। प्रश्न संख्या 27, अवहट्ट भाषा के प्रयोग का काल क्या है। यानी अवहट्ट भाषा कब से कब तक प्रयोग की जाती थी। तो अवहट्ट भाषा 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी के बीच प्रयोग की जाती थी। उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 28 है कि अपभ्रंश साहित्य का आरंभ किससे माना जाता है। तो अपभ्रंश साहित्य का आरंभ स्वयंभू से माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 29 है, चंद्रधर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का विकास कब से माना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का विकास 11वीं सदी के अवहट्ट से माना है। उत्तर का सही है। निम्न में से प्रथम कवि कहे जाते हैं हिंदी के, यानी निम्न में से हिंदी के प्रथम कवि कौन कहे जाते हैं। तो निम्न में से हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहपा कहे जाते हैं। यदि उत्तर ग सही है। प्रश्न संख्या 31 है कि हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो हिंदी की जो प्रमुख उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये सभी हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं हैं। यानी इसमें सभी उपभाषाएं हिंदी की उपभाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 31 का घ उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 32 है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर सौरसेनी अपभ्रंश उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 33 है कि पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर ग सही है। प्रश्न संख्या 34 है कि राजस्थानी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। तो राजस्थानी हिंदी का विकास अपभ्रंश के नागरी अपभ्रंश रूप से हुआ है।
इसलिए प्रश्न संख्या 34 में उत्तर घ सही है। अब प्रश्न संख्या 35 है। प्रश्न संख्या 35, पहाड़ी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? तो पहाड़ी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश या खस अपभ्रंश से हुआ है। उत्तर क सही है। प्रश्न संख्या 36 है कि बिहारी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? तो बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर ख सही है। संख्या 37 है। प्रश्न संख्या 37 में कहा गया भाषा के संबंध में क्या सही है? तो इसमें जो है कि भाषा मनुष्य के भावों विचारों को व्यक्त करने का साधन है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसमें साहित्य शिक्षा शासन में ये प्रयुक्त होती है, इसका एक मानकीकृत व्याकरण होता है, इसकी लिपि होती है, इसमें लिखित साहित्य पाए जाते हैं। यानी भाषा की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उसमें इसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसमें इसका प्रयोग शिक्षा साहित्य और शासन में किया जाता है, इसका मानकीकृत रूप होता है, इसका एक व्याकरण होता है, इसमें लिपि होती है, इसमें साहित्य का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रश्न संख्या 37 में उपर्युक्त सभी भाषा के संदर्भ में सही है। तो उत्तर घ। उपभाषा या विभाषा के संदर्भ में क्या सही है? तो यहाँ पर उपभाषा या इसका क्षेत्र बोली से ज्यादा किंतु भाषा से कम होता है। दूसरा, इसमें एक से अधिक बोलियां आती हैं, ठीक है। इसमें साहित्य की रचना होती है किंतु कम मात्रा में होती है और उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 38 का उपभाषा या विभाषा के संदर्भ में उपयुक्त सभी सही है। 39वां प्रश्न है कि बोली के संबंध में क्या सही है? पहला है कि क सामान्य बोलचाल का वह रूप जो छोटे रूप में प्रयुक्त होता है, इसमें प्रायः लिखित साहित्य नहीं पाया जाता, इसका रूप मौखिक होता है, ठीक है। इसमें व्याकरण लिपि का अभाव, इसका कोई मानक रूप नहीं होता है। उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 39 का उपयुक्त सभी सही है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्न में से क्या सही है? उपबोली का क्षेत्र बोली से सीमित होता है, सही है। एक बोली में कई उपबोलियां आती हैं, सही है। बनाफरी बुंदेली बोली की एक उपबोली है, यानी ये तीनों विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 40 का उत्तर घ सही होगा। अब प्रश्न संख्या 41 है। प्रश्न संख्या जो 41 है, 41 में निम्न में से क्या बेमेल है? यानी पश्चिमी हिंदी उत्तर प्रदेश हरियाणा दिल्ली में बोली जाती है, सही है। पूर्वी हिंदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है, सही है। बिहारी हिंदी उत्तर प्रदेश बिहार में बोला जाता है, सही है। यानी प्रश्न संख्या 41 में कोई भी बेमेल नहीं है, यहाँ पर उत्तर घ सही होगा। प्रश्न संख्या 42 में आते हैं, निम्न में से क्या सही है? पश्चिमी हिंदी उत्तर प्रदेश बिहार दिल्ली, यानी बिहार में पश्चिमी हिंदी नहीं बोली जाती है, पूर्वी हिंदी बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी राजस्थान मध्य प्रदेश, बिहारी हिंदी मध्य प्रदेश बिहार, पहाड़ी हिंदी हरियाणा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 42 में उत्तर ख राजस्थानी हिंदी जो है वो राजस्थान में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 43, तो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प इसमें का सही है? हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तराखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश बिहार झारखंड दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब के कुछ भाग आते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 43 का उत्तर का सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अब इसमें पश्चिमी हिंदी के अंदर जो बोलियां हैं कौरवी बुंदेली हरियाणवी कन्नौजी ब्रज उपयुक्त सभी, यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो ये बोलियां हैं ये सभी आती हैं। इसमें उत्तर कौन सही है? घ सही है। प्रश्न संख्या 45 है कि कौरवी को और किस नाम से जाना जाता है? तो कौरवी को खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर उत्तर ख सही है। हरियाणवी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? हरियाणवी बोली को बांगरू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 46 का घ सही है। प्रश्न संख्या 47, हरियाणवी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो हरियाणवी बोली उत्तर संख्या क हरियाणा पटियाला दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में हरियाणवी बोली बोली जाती है। प्रश्न संख्या 48 है कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली
नहीं है। यहाँ पर बुंदेली, बांगरू, कौरवी और ढूंढाड़ी दिया गया। इसमें जो ढूंढाड़ी है ये जयपुरी का नाम है और ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न संख्या 48 का घ सही है। प्रश्न संख्या 49 है कि बुंदेली बोली को निम्न में से कौन सा क्षेत्र, यानी बुंदेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बुंदेली बोली छतरपुर, सागर और झांसी में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 49 का उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 50 है प्रसिद्ध लोक गान आल्हा किस बोली से संबंधित है? तो प्रसिद्ध लोक गान आल्हा बुंदेली की एक बोली है बनाफरी, उससे संबंधित है। यहाँ पर उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 51 है कि प्रसिद्ध ईश्वरी फाग किस बोली से संबंधित है? तो ईश्वरी फाग बुंदेली बोली से संबंधित है। यहाँ पर उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 52 बुंदेली का नामकरण किसने किया है? तो बुंदेली का नामकरण हरदेव बाहरी ने किया है। इसमें उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 53 है कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो उत्तर है कि खड़ी बोली इन सभी जगहों में बोली जाती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, संभल, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बदाऊं, बिजनौर, इन सभी क्षेत्रों में जो है खड़ी बोली बोली जाती है। 53 का उत्तर घ सही है। प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54 में खड़ी बोली की मुख्य विशेषता क्या है? तो खड़ी बोली की जो मुख्य विशेषता है वह आकारांत है, यानी शब्दों का जो अंत होता है वह अ से होता, अ ध्वनि से होता है। जैसे काम, घाम, चाम, यानी अ। प्रश्न संख्या 55 कि खड़ी बोली को कौरवी किसने नाम दिया? तो खड़ी बोली को जो कौरवी नाम दिया है वो राहुल सांकृत्यायन थे। यहाँ पर उत्तर ख सही है। प्रश्न संख्या 56 खड़ी बोली का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो खड़ी बोली का जन्म अपभ्रंश के सौरसेनी रूप से हुआ है। प्रश्न संख्या 57 है कि ब्रज का प्राचीन अर्थ क्या होता है? तो ब्रज का प्राचीन अर्थ चारागाह या पशुओं का समूह होता है। प्रश्न संख्या 57 का उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 58 ब्रज बोली कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज बोली मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में बोली जाती है। उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 59 में है कि ब्रज बोली को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रज बोली को ब्रजबुल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उत्तर का सही है। अगला प्रश्न है कि 60 ब्रज भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो उत्तर है कि सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती से, यानी ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। प्रश्न संख्या 61 है कन्नौजी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली हरदोई, शाहजहां और पीलीभीत में बोली जाती है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 61 का उत्तर का सही है। पांचाल किसका प्राचीन नाम है? पांचाल जो है कन्नौज का प्राचीन नाम है। प्रश्न संख्या 62 का उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 63 है कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? हम जानते हैं कि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों बोलियां आती हैं। यहाँ उत्तर घ सही है। प्रश्न संख्या 64 है कि पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से हुआ है, यानी अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। यहाँ पर उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 65 है कि अवधी बोली जाती है, यानी अवधी कहाँ बोली जाती है? तो अवधी प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और फैजाबाद में बोली जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 65 का उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 66 अवधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवधी को कोसली और बैसवाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 67 है कि अवधी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो अवधी का विकास अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से हुआ है। प्रश्न संख्या 68 है कि सूफी प्रेम मार्गी
प्रमुख कवि कौन हैं? तो सूफी प्रेम मार्गी प्रमुख कवि जायसी हैं, उनकी रचना पद्मावत है। यहाँ पर 68 का उत्तर ख सही है। प्रश्न संख्या 68 है कि अवधी बोली के प्रमुख साहित्यकार कौन हैं? तो अवधी बोली के सर्व प्रमुख साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। प्रश्न संख्या 69 का सही है। छत्तीसगढ़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ी बोली को दक्षिणी कोसली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 70 का उत्तर का सही है। छत्तीसगढ़ी बोली का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो छत्तीसगढ़ी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 71 का उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 72 छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर और रायपुर में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 73 है। प्रश्न संख्या 73 में बघेली बोली कहाँ बोली जाती है? तो बघेली बोली मुख्यतया रीवा, नागौर, सतना, मैहर और शहडोल में बोली जाती है। इसमें उत्तर ख सही है। 74वां प्रश्न है कि बघेली को और किस नाम से जाना जाता है? तो बघेली को दक्षिणी अवधी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 74 का उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 75 है कि बघेली का एक नाम और क्या है? तो बघेली का एक और नाम रिवाई है, टहली है, गंवारू है, उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 75 में जो उत्तर का है रिवाई, यही सही है। बघेली के नाम पर बघेलखंड पड़ा, ये बघेल कौन थे? तो ये बघेल राजपूत थे। इसमें प्रश्न संख्या 76 का घ सही है। प्रश्न संख्या 77 बिहारी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो बिहारी हिंदी का विकास अपभ्रंश के मागधी रूप से हुआ है। यहाँ पर उत्तर ख सही है। प्रश्न संख्या 78 है बिहारी हिंदी नामकरण किसने किया? तो बिहारी हिंदी नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। 78 का उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 79 बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियां आती हैं। इसमें उत्तर उपयुक्त सभी सही है। भोजपुरी किस हिंदी की बोली है? तो भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। यहाँ उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 81 है कि भोजपुरी नामकरण किसने किया है? तो भोजपुरी नामकरण रेमंड नामक विद्वान ने किया है। इसमें उत्तर रेमंड ख सही है। भोजपुरी बोली का विकास मागधी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो भोजपुरी बोली का विकास मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। यहाँ पर उत्तर ख सही है। प्रश्न संख्या 83 है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भोजपुरी का है? तो भोजपुरी का जो इसमें क्षेत्र है वह गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आरा, छपरा, चंपारण है। इसमें उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 84 है प्रसिद्ध नाटककार भिखारी ठाकुर किस बोली से संबंधित है? तो प्रसिद्ध नाटककार भिखारी ठाकुर भोजपुरी बोली से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 85 है कि प्रसिद्ध भिखारी ठाकुर की नाट्य शैली लोरिक नाट्य शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो लोरिक नाट्य शैली को विदेशिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर उत्तर विदेशिया 85 का विदेशिया सही है। मैथिली बोली अपभ्रंश के किस रूप से विकसित है? तो मैथिली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित है। प्रश्न संख्या 86 का सही है। प्रश्न संख्या 87 है कि मैथिली बोली को मैथिली नाम किसने दिया? तो मैथिली बोली को मैथिली नाम कोलब्रुक नामक विद्वान ने दिया था। इसमें उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 88 है कि मैथिली बोली बोली जाती है यानी मैथिली कहाँ बोली जाती है? दरभंगा, पुड़िया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर आदि में मैथिली बोली बोली जाती है। यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 89 है कि मगही बोली कहाँ बोली जाती है? तो मगही बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, भागलपुर यानी इन सभी क्षेत्रों में
मगही बोली बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी का राजस्थानी नामकरण किसने किया प्रश्न संख्या 90 में? तो राजस्थानी बोली का राजस्थानी हिंदी का नामकरण ग्रियर्सन ने किया था। प्रश्न संख्या 90 का सही है। प्रश्न संख्या 91 में प्रश्न है कि राजस्थानी हिंदी विकसित है। राजस्थानी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? तो राजस्थानी हिंदी की प्रश्न संख्या 92 में ये चारों बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। प्रश्न संख्या 93 मारवाड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? तो मारवाड़ी बोली को पश्चिमी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 94 मारवाड़ी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मारवाड़ी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर से हुआ है। उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 95 मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो मारवाड़ी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। यहाँ पर उत्तर घ सही है। प्रश्न संख्या 96 है कि जयपुरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुरी को हड़ौती, ढूंढाड़ी नाम से जाना जाता है। यानी उत्तर इसमें का और ख दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 97 है कि जयपुरी बोली जाती है जयपुर, कोटा, बूंदी। यानी जयपुरी तीनों जगहों पर बोली जाती है। प्रश्न संख्या 97 का उत्तर घ सही है कि मेवाती कहाँ बोली जाती है? प्रश्न संख्या 98 है। उत्तर है कि अलवर, भरतपुर। यानी अलवर और भरतपुर दोनों ही जगहों पर मेवाती बोली जाती है। मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? तो मालवी बोली मुख्यतः इंदौर, उज्जैन और देवास इन सभी जगहों पर बोली जाती है। प्रश्न संख्या 99 में उत्तर घ सही है। प्रश्न संख्या 100 है मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? तो मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत कुमायूनी और गढ़वाली आती हैं। इसमें दोनों सही है। प्रश्न संख्या 100 का ग सही है। प्रश्न संख्या 101 कि कुमायूनी बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? तो कुमायूनी बोली पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर और ऊधम सिंह नगर में बोली जाती है। इसमें सभी सही है। प्रश्न संख्या 101 का घ सही है। प्रश्न संख्या 102 में गढ़वाली बोली कहाँ बोली जाती है? तो गढ़वाली बोली चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी यानी उपयुक्त सभी जगहों पर बोली जाती है। प्रश्न संख्या 102 का घ सही है। प्रश्न संख्या 102 खसखुरा या गुरखाली कहाँ की भाषा है? तो खसखुरा या गुरखाली नेपाल की है। प्रश्न संख्या 102 का उत्तर का सही है। प्रश्न संख्या 102 ध्रुपद गायन किस भाषा से संबंधित है? तो ध्रुपद गायन ब्रज भाषा से संबंधित है। 102 का सही है। धन्यवाद।